हेलो फ्रेंड्स, 5 जुलाई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 15 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली आइटम है वी वेटेड 70 इयर्स, बीबी टेल्स मोदी। तो ये इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में, वो उनका निकनेम है बीबी। तो उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब वो पहुंच गए इजराइल, हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी ये न्यूज में आने वाला है जब अग्रीमेंट साइन हो गए। तो ये विजिट कर इनिशिएट हो गई है और ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर है जो इजराइल विजिट कर रहे हैं। इवन फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने एस्टेब्लिश किए 1992 में इजराइल के साथ। तो 25 साल पूरे हो रहे हैं, वो भी हमने डिस्कस किया है। तो ये पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि वी वेटेड 70 इयर्स सिंस 1947। 1947 में इंडिया ने वोट किया था कि हम पार्टीशन नहीं चाहते पैलेस्टीन का, तो तब इजरायली जूइश पॉपुलेशन यहाँ सेटल हो रहा था। तो हमारा पॉलिसी है प्रो पैलेस्टीन ही रही है, तो तब हमने मना किया था कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए पैलेस्टीन का। हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया एज अ नेशन अंटिल 1950। बट सिंस देन अब 70 इयर्स हो गए हैं, अब हमारा रिलेशन हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इवन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन होने वाली है और नॉन सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज। तो ये है एग्रीकल्चर, वाटर, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस। तो इसके डिटेल्स भी न्यूज में आएंगे, तब तो ये डिस्कस इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा ये डिस्कस। और प्लस अभी जो एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आई है वो है आई स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये एक एक्रोनिम बनाया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने और उन्होंने मोदी के सामने रखा है कि हमारा रिलेशन जो है इंडिया इजराइल रिलेशन वो है आई स्क्वायर टी स्क्वायर। इसका मतलब है इंडियन टैलेंट एंड इजरायली टेक्नोलॉजी। तो दिस इज हाउ आवर नेशन आवर रिलेशंस गो फॉरवर्ड। फिर अगला न्यूज आइटम है लिकर बैन, डीनोटिफाइड हाईवेज विद इन सिटीज डज नॉट वायलेट ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट का दिसंबर 15 2016 का रूलिंग था कि लिकर सेल नहीं होना चाहिए विद इन 500 मीटर्स फ्रॉम द आउटर एज ऑफ नेशनल एंड स्टेट हाईवेज। मतलब नेशनल स्टेट हाईवेज के 500 मीटर्स तक लिकर सेल नहीं होना चाहिए। तो ये रीजन इसका ऑर्डर का ये था, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का, कि वो ड्रंकन ड्राइविंग को प्रिवेंट करना चाहते, जिसकी वजह से ये हाई स्पीड रोडवेज जो होते हैं उनके ऊपर काफी सारे एक्सीडेंट्स होते, खतरनाक एक्सीडेंट्स होते, इसलिए ये ऑर्डर दिया गया था। तो इस ऑर्डर के बाद इवन मार्च 2017 में क्लैरिफिकेशन भी दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये बैन जो है ये लिकर सेल पे, सिर्फ लिकर शॉप्स पे नहीं है, पर जो हाईवेज के ऊपर जो बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स है, पब्स है, होटल्स है, उनके लिए भी है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न हो गया क्योंकि लिकर शॉप्स तो रिलोकेट हो जाएंगे, पर बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट जो है, बिल्डिंग्स वगैरह, होटल्स, पब्स की, इवन 5 स्टार होटल्स वगैरह, तो वो उनके लिए कंसर्न हो गया था। तो इसीलिए स्टेट्स ने, काफी सारे स्टेट्स ने एक जो स्टेप लिया वो ये था कि उन्होंने जो स्टेट हाईवेज थे उनको डी नोटिफाई कर दिया, उनको सिटी रोड्स बना दिया। तो फिर वहां पे ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया कि ये वायलेट कर रहे। पर सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है, नथिंग रॉन्ग, और ये वायलेट नहीं करता है हमारे ऑर्डर को अगर वो डी नोटिफाई करते हैं। क्योंकि अगर सिटी रोड है तो सिटी रोड में ट्रैफिक होता है, तो ट्रैफिक स्लो हैवी मूविंग है, तो उस एरियाज में इस ऑर्डर का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ऑर्डर ड्रंकन ड्राइविंग को प्रिवेंट करना चाहता है हाई स्पीड ट्रैफिक, हाई स्पीड रोड्स। तो वो इन्होंने क्लैरिफाई किया सुप्रीम कोर्ट में। तो दिस इज ऑल्सो अगेन रिलीफ फॉर वेरियस स्टेट्स एंड दीज लार्ज एस्टेब्लिशमेंट्स। तो ये सारे बार्स, होटल्स है जिनके लाइसेंसेस नहीं कैंसिल किए गए आफ्टर सुप्रीम कोर्ट बैन। फिर अगला है अलाउ डिपॉजिट ऑफ ओल्ड नोट्स, सुप्रीम कोर्ट टेल सेंटर। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि देयर आर जेन्युइन पीपल जिन्होंने अपने करेंसी नोट्स नहीं एक्सचेंज किए डिमोनेटाइजेशन के बाद, तो उनके केस को कंसिडर किया जाए। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया 9 नवंबर से, तो 30 दिसंबर तक का टाइम था कि आप अपना करेंसी एक्सचेंज कर लो। और 30 दिसंबर तक भी गवर्नमेंट ने कहा था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अश्योरेंस दिया था कि ये ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा, और ग्रेस पीरियड दिया गया टिल 31 मार्च 2017। लेकिन बाद में ये मेंशन किया गया कि ये ग्रेस पीरियड सिर्फ उन इंडियन सिटीजन के लिए होगा जो अब्रॉड थे ये पीरियड में, सिर्फ उनके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कोई टर्मिनली इल होगा, बहुत बीमार होगा, वो अपना मनी डिपॉजिट नहीं कर पाया, तो उनके लिए क्या है, कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, आपने पूरे डोर्स क्लोज कर दिए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी रखो कि वो अथॉरिटीज के पास जाके जस्टिफाई कर सके, उनके फैक्ट्स प्रूव कर सके और उनको अलाउ किया जाए उनका मनी एक्सचेंज।
लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के इस केस में कहा कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एफिडेविट फाइल कर दी है कि ये ग्रेस पीरियड अब एक्सटेंड नहीं हो सकता, तो ये क्लैरिफाई हो गया है। तो अब गवर्नमेंट भी एडमेंट है और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये इनजस्टिस है, तो वही यहाँ पे है केस। फिर अगला है सेंटर प्लान्स पार्शियल रिमूवल ऑफ आफ्स्पा इन असम अरुणाचल प्रदेश। तो ये आफ्स्पा के बारे में, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। तो ये एक्ट काफी कंट्रोवर्शियल रहा है क्योंकि इसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं, स्पेशल पावर्स टू अरेस्ट विदाउट वारंट, वारंट के बगैर वो अरेस्ट कर सकते हैं, इवन सर्चेस कर सकते हैं वारंट के बगैर, कोई भी प्रीमाइसेस में एंटर करके वो सर्च कर सकते हैं अगर वारंट नहीं हो तो भी। फिर उनको पावर है कि वो शूट कर सकते हैं इवन टू द एक्सटेंट ऑफ किलिंग ऑन सस्पिशन। तो इतना अनलिमिटेड पावर्स ऐसे दिए गए अंडर आफ्स्पा, इसीलिए काफी कंट्रोवर्शियल हो गया है। तो ऑफ कोर्स इसके अंदर प्रोविजंस है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो अभी जो न्यूज है वो ये है कि आफ्स्पा को गवर्नमेंट रिपील करने वाली है पार्शियली इन सम रीजन्स, स्पेसिफिकली असम अरुणाचल प्रदेश। तो ये आफ्स्पा अभी एप्लीकेबल है इन नागालैंड, असम, मणिपुर, some parts of अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो अब जो न्यूज है वो ये है कि असम और अरुणाचल प्रदेश में ये पार्शियली रिमूव किया जाएगा। तो ये आफ्स्पा जो है 1958 में एस्टैब्लिश किया गया था, ये एक्ट बनाया गया था फॉर नागा इंसर्जेंसी को टैकल करने के लिए, और फिर उसको एक्सपांड किया गया इन सारे स्टेट्स में फिलहाल एप्लीकेबल है। और त्रिपुरा एक स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जहां से आफ्स्पा 2015 में रिपील कर दिया गया था, राइट। तो अब ये एक वेलकम इनिशिएटिव है। एक्चुअली इवन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रूलिंग दी है जिसकी वजह से आफ्स्पा पावर्स काफी अब रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं, और ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव उसके ऊपर जो अभी आ रहा है कि रिपील किया जाएगा वो वेलकम है। फिर ये आफ्स्पा के डिटेल्स दिए गए हैं और इसके अंदर इरोम शर्मिला का नाम प्रोमिनेंटली आता है आफ्स्पा रिलेटेड। ये मणिपुर की आयरन लेडी ऑफ मणिपुर कही जाती है। ये हंगर स्ट्राइक पे थी सिंस 2000। इन्होंने 2016 में अपना हंगर स्ट्राइक एंड किया। उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट गिवन रिजल्ट। उनका डिमांड था कि आफ्स्पा को रिपील किया जाए, और वो हंगर स्ट्राइक पे रही। इतने सालों तक कैसे रही? उनको फोर्स फीड किया जाता था, अथॉरिटीज उनको फोर्स फीड करती थी ताकि उनकी डेथ ना हो। तो उनको नाक से, नली से खाना दिया जाता था, लिक्विड डाइट दिया जाता था ताकि वो उनकी डेथ ना हो। फाइनली उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक दिया और शी डिसाइडेड कि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगी। लेकिन उन्होंने ज्वाइन किया, कंटेस्ट किए इलेक्शंस मणिपुर में, पर उनको ज्यादा वोट्स नहीं मिले। तो वही है यहाँ पे मणिपुर में ये आफ्स्पा एप्लीकेबल है। तो इसके अंदर वही है जो अनबर्डन्ड पावर्स दिए जाते हैं, सिग्निफिकेंट पावर्स, इसीलिए कंट्रोवर्शियल हुआ है। पर वही है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता आफ्स्पा में ऑफिशियल्स का। तो मेन जो कंट्रोवर्शियल सेक्शन है वो एक सेक्शन 4 है। तो ये सर्च कर सकते हैं प्रीमाइसेस, अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, वारंट वगैरह भी कर सकते हैं और फोर्स यूज करके भी कर सकते हैं एक। फिर और एक सेक्शन 6 है जिसके अंदर वो अरेस्टेड पर्सन और सीज प्रॉपर्टी को उनको पुलिस को हैंड ओवर करना है, पर विथ लिटिल डिले। तो ये भी वेक टर्मिनोलॉजी है कि उनके पास ही वो अरेस्टेड पर्सन खुद के पास ही रखेंगे, डिले कम होना चाहिए, लेकिन कितना टाइम फ्रेम कुछ नहीं है। तो यही है, उनके पास ये पावर्स भी है कि वो अरेस्ट करके उनके पास ही रहे पर्सन। फिर सेक्शन 7 के अंदर है कि अगर आर्मी मैन गुड फेथ में ऑफिशियल कैपेसिटी में यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं तो उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनका प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, और प्रोसिक्यूशन होगा ओनली इफ सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शंस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन देती है तो ही प्रोसिक्यूशन हो सकता है। तो आफ्स्पा के अंदर भी प्रोविजन है, कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से, सैंक्शन से प्रोसिक्यूशन हो सकता है। पर वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक कभी आफ्स्पा पर्सन के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन नहीं दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली 2016 में जो रूलिंग दी है वो सिग्निफिकेंट है। उन्होंने कहा कि एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स नहीं हो सकता। अगर एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स की वजह से डेथ हो गई है आफ्स्पा में, जहाँ पे एप्लीकेबल है वहां पे आर्म फोर्सेस के हाथों, तो उसके अंदर एक थरा इंक्वायरी होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टैब्लिश करके इंक्वायरी करे और ये प्रूव करे कि ये लीगल हुआ है, ये एक्सेसिव फोर्स यूज करके, मतलब इलीगल तरीके से नहीं किया गया, मालाफाइड इंटेंशन से नहीं किया गया। तो अगर ये प्रूव किया जाएगा तो ही उनको इम्यूनिटी मिलती है, वरना उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन होगा, बिकॉज दिस इज लाइफ। They are playing with the life of a citizen. He may be a citizen या terrorist, but it should be through the legal process. वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। उन्होंने कहा कि रूल बुक के डूज और डोंट्स फॉलो करना जरूरी है, मिलिटेंट हो या क्रिमिनल हो या कोई भी हो।
ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। उन्होंने कहा कि ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उनके अगेंस्ट होगा, आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट। अगर अनजस्टिफाइड डेथ्स हो गया तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगा आर्म फोर्सेस पर्सनल के अगेंस्ट, इवन इफ आफ्सपा है वहां रीजन में तो भी। तो आफ्सपा कोई इम्यूनिटी के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते, ये कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं देती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी। फिर अगला न्यूज आइटम है मेक रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस कंपलसरी। तो ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन है कि इंडिया में सारी मैरिजेस का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को एक माइनर अमेंडमेंट करना होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट ऑफ 1969 में, क्योंकि इससे वुमेन की राइट्स प्रोटेक्ट की जाएगी। जो फेक मैरिजेस होती है स्पेशली अमंग एनआरआईज फेक मैरिजेस करते हैं तो उसके अगेंस्ट यहाँ प्रोटेक्शन उनको मिलेगा अगर मैरिजेस रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा तो। और उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई पर्सनल लॉज को अमेंड करने की जरूरत नहीं है, कोई भी रिलीजन के पर्सनल लॉज। एक्चुअली कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक पॉइंट इवन ट्रिपल तलाक केस में आया था, क्योंकि वो डिवोर्स रिलेटेड है। तो अगर मैरिजेस रजिस्टर्ड नहीं है तो वही है, डिवोर्स भी हो जाते हैं। लेकिन अगर मैरिजेस रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होगा तो वो नेक्स्ट स्टेप वही होता है डिवोर्स के लिए। तो यहाँ पे वो भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और लॉ कमीशन ने 2006 में ये रूलिंग दिया था कि सारे जो इंडियन सिटीजन है उनकी मैरिजेस रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपल्सरी इंडिया स्टेट्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट रूलिंग को भी वो मेंशन कर रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है डिस्कस ओपनिंग ऑफ टेम्पल वॉल्ट सुप्रीम कोर्ट। तो ये श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में जो तिरुवनंतपुरम केरला में है। यहाँ की हमने ये डिस्कस किया है डिटेल में। दिस इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट हिंदू टेम्पल। तो यहाँ पे जो ट्रेजरी है वो काफी ज्यादा है और इसके लिए इवन सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको रेगुलेट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उनका पूरा ट्रेजरी का एक इन्वेंट्री बनाया जा रहा है। तो टेम्पल वैल्यूएबल्स और ट्रेजर्स का इन्वेंट्री बनाया गया है। तो इवन एमिकस क्यूरी मीन्स फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो है ये सीनियर एडवोकेट मिस्टर गोपाल सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा है कि ये इन्वेंट्री पूरा रेडी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, एक्सेप्ट कल्लरा बी। कल्लरा मीन्स वॉल्ट। तो ये जो एक वॉल्ट है यहाँ पे वॉल्ट बी वो क्लोज्ड है, उसकी इन्वेंट्री नहीं बन पाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको एडवाइस किया है कि कल्लरा भी ओपन करने के लिए स्टेप्स लिए जाए। तो वो डिस्कस करे इसके बारे में। एक्चुअली जो रॉयल फैमिली है, रॉयल फैमिली ऑफ त्रिवेंद्रम, वो यहाँ पे ये टेम्पल उनको, ये यहाँ पे ट्रस्ट उनके हाथ में है। तो वो कह रहे हैं कि कल्लरा भी ओपन नहीं करना चाहिए। पर इवन एमिकस क्यूरी कह रहे हैं कि फॉर्मर कैग विनोद राय को अपॉइंट किया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे टेम्पल फाइनेंसेस का रिकॉर्ड्स को ऑडिट करने के लिए। तो उन्होंने तब अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की थी उसमें उन्होंने कहा था कि ये वॉल्ट को खोला गया है 9 बार इन द पास्ट। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अभी भी ये खुल सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज है। तो वो डिस्कस किया जाएगा। लास्ट जो रिकॉर्ड है तो 1930s में ओपन किया गया था, ऐसा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। पर तभी का भी डिटेल्स नहीं है कि क्या है, इन्वेंट्री थी बनाई गई थी या कुछ निकाला गया था या नहीं, वो नहीं मेंशन है। तो वही है, ये तिरुवनंतपुरम जो है सिटी जहाँ पे ये लोकेटेड है, वो भी ये अनंत पोस्चर में जो यहाँ पे विष्णु डीटी है, पद्मनाभ स्वामी डीटी जो सर्पेंट के ऊपर रेस्ट कर रहे, तो इनके नाम पे ही तिरुवनंतपुरम सिटी को नाम किया गया है। इवन इसको पहले त्रिवेंद्रम कहा जाता था, तो ब्रिटिशर्स तिरुवनंतपुरम प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे तो उन्होंने इसको त्रिवेंद्रम रीनेम किया था। पर आफ्टर कॉलोनियल रूल एंडेड, ब्रिटिशर्स चले गए, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो हमने काफी सारे रीजन्स को रीनेम किया है। तो त्रिवेंद्रम को भी फिर से रीनेम किया गया तिरुवनंतपुरम। तो वो है, तो ये रिचेस है काफी सारे। और ये कल्लरा बी के बारे में जो डोर क्लोज्ड है, तो यहाँ पे ये कहा जाता है ये साउंड वेव से क्लोज है, तो ये मंत्र पढ़ने से खुलेगा। और ये ऐसे डराते हुए पोस्टर है, सर्पेंट्स का पोस्टर ऐसे है कि इसको खोला ना जाए। तो वो है। फिर अगला न्यूज आइटम है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हायर अमंग चिल्ड्रन देन एक्सपेक्टेड रिपोर्ट। तो ये एक स्टडी की गई ऑन टीबी इन चिल्ड्रन कि टीबी केसेस बच्चों में कितने हैं, और इसमें पता चला कि टीबी 6% जो नए टीबी केसेस है 2016 के, उनमें इतने 6% जो है वो बच्चे हैं जो नए टीबी केसेस थे उसमें। और ओवरऑल भी 9% बच्चे जो है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की वजह से अफेक्टेड है। तो ड्रग टीबी में हम देखते हैं कि ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो ये ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से फिर उनके ऊपर फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो है वो काम नहीं करती। और इसके लिए इवन जो टेस्ट जो रिकमेंड किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और जो हमारी लैब्स में भी सारे अवेलेबल है अंडर रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है, तो ये है जीन एक्सपर्ट। इसको भी हमने डिस्कस किया है, जीन एक्सपर्ट MTBRIF। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी
का टेस्ट साथ में साइमल्टेनियसली करता है, तो ये जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एट ऑल रेफरेंस लैब्स ऑफ RNTCP। तो ये जो है जीन एक्सपर्ट, इसमें 2 घंटे के अंदर रिजल्ट्स पता चल जाते हैं कि टीबी है कि नहीं और इवन ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है कि नहीं। तो इसको यूज करके जो ये डिटेल्स पता चली, उसमें बच्चों में जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी डेवलप हुआ है वो एक कंसर्न हाईलाइट किया गया है। और ये मेजरली जो है वो क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के, जो टीबी से सफर कर रहे हैं, जिस वजह से उनको भी MDR टीबी हो जाता है। तो ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी क्यों होता है? जब ड्रग अगर आप सही डोजेज में सही टाइम फ्रेम में नहीं ले रहे, तो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, टीबी इज अ बैक्टीरियल डिजीज, तो ये बैक्टीरिया फिर ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं, तो उनमें ड्रग रेजिस्टेंस आ जाता है। इसीलिए फुल कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है और रेगुलर इंटरवल्स पे राइट डोजेस लेना जरूरी है। तो इसीलिए हमने टीबी कंट्रोल प्रोग्राम भी जो हमारा था वो सक्सेसफुल नहीं था, इसीलिए हमने रिवाइज नेशनल टीबी प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो वो भी हम देखेंगे। ये जो फाइंडिंग थी प्रेजेंट स्टडी की वो मेंशन की गई, कितने बच्चे टेस्ट किए गए, 9 सिटीज में टेस्ट हुए और उनमें से कितने बच्चों में टीबी था और ये कितना परसेंटेज बच्चे थे जिनमें MDR टीबी था वो मेंशन है। और जो बच्चे हैं टीबी पेशेंट्स में 6% बच्चे। फिर ये जीन एक्सपर्ट के बारे में जो टेस्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिकमेंड किया है, तो ये साइमल्टेनियसली टीबी रिफेम्पिसिन ड्रग रेसिस्टेंस, रिफेम्पिसिन ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, तो ये रिफेम्पिसिन ड्रग रेसिस्टेंस भी चेक करता है, लेस देन 2 आवर्स में रिजल्ट देता है। और ये मिनिमल बायोसेफ्टी रिक्वायरमेंट में इवन नॉन कन्वेंशनल लेबोरेटरीज में इजीली आप रख के टेस्ट कर सकते हो। और ये रिवाइज नेशनल टीबी प्रोग्राम के बारे में, जो 1962 में टीबी प्रोग्राम लॉन्च किया गया वो सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए रिवाइज NTP आया इन 1992। तो ये डॉट स्ट्रेटजी थी, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी रिकमेंडेड थी, तो वो हमने अडॉप्ट की है रिवाइज प्रोग्राम में। तो ये अभी RNTP भी ये पूरा 2006 में ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है। तो डॉट्स क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, मतलब वही टीबी के अंदर ट्रीटमेंट के ऊपर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है कि राइट डोजेज राइट टाइम पे लिए जा रहे हैं और कोर्स कंप्लीट किया जा रहा है कि नहीं, तो उसको ही डॉट स्ट्रेटजी कहा जाता है। फिर अगला न्यूज आइटम है, चाइना सेज डोकलम सिचुएशन ग्रेव, रूल्स आउट कॉम्प्रोमाइज। तो चाइना कह रही है कि ये जो डोकलम सिक्किम रीजन में यहाँ पे हमारा जो कॉन्सर्न्स रेस किए जा रहे हैं, हम काफी टाइम से ये डिस्कस कर रहे हैं, अब इसको 19 डेज पूरे हो गए स्टैंड ऑफ को, तो चाइना कह रही है कि इसके लिए पीसफुल रेजोल्यूशन अगर चाहिए तो इंडिया को अपना ट्रूप्स विड्रॉ करने होंगे, ये प्री कंडीशन है, उसके बाद हम टॉक्स कर सकते हैं। तो ये चाइना प्री कंडीशन रख रही है और वो कह रही है कि अब इंडिया के हाथ में डिसीजन है, और वो कह रहे हैं कि ये भूटान चाइना टेरिटरी डिस्प्यूट है, तो इंडिया क्यों रेस कर रही है कंसर्न्स, उसके ऊपर भी वो क्वेश्चन रेस कर रहे हैं। और इंडिया कह रही है कि हमारे यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स है, क्योंकि अगर यहाँ चुम्बी वैली में एक्सेस लेने के लिए ही चाइना यहाँ रोड कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो अगर इस रीजन में रोड कंस्ट्रक्ट किया गया तो उसकी वजह से फिर जो हमारा चिकन स्नैक है या सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो फिर वल्नरेबल हो जाएगा, वो काफी क्लोज आ जाएगा चाइना। तो ये अगर आप मैप देखें तो ये भूटान है, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट यहाँ है, और चाइना यहाँ रोड कंस्ट्रक्ट कर रही है चुम्बी वैली में एक्सेस पाने के लिए, और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहाँ है जो काफी क्लोज आ जाएगा, इसीलिए हम कंसर्न रेस कर रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है, वियतनाम फॉर ग्रेटर इंडियन रोल इन साउथ ईस्ट एशिया। तो ये सजेशन वियतनाम ने दिया दिल्ली डायलॉग 9 में। तो ये दिल्ली डायलॉग 9 अभी हुआ था, दिल्ली में होता है, तो ये डिस्कशन होता है बिटवीन एशियन नेशंस, एशियन एक रीजनल ग्रुपिंग है, यहाँ 10 नेशन से एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और इंडिया, तो इनके बीच में यहाँ दिल्ली डायलॉग होते। तो ये दिल्ली डायलॉग 9 जो अब रिसेंटली हुआ, इसके अंदर ये डिस्कशन किए गए और उसमें मेंशन किया गया, वियतनाम ने मेंशन किया कि इंडिया को एशियन के स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी अफेयर्स में ग्रेटर रोल प्ले करना चाहिए। तो स्पेसिफिकली वो साउथ चाइना के सी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेजर डिस्प्यूट है विथ चाइना ऑफ दीज मेनी एशियन नेशंस। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इंडिया को यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सपोर्ट करना चाहिए, और इंडिया ने कई बार स्टेटमेंट्स दिए कि हम साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सपोर्ट करते हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी यहाँ से पास होते हैं, और इवन यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स भी एस्टिमेटेड है, ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, तो इसीलिए यह स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का है। और इवन फिलीपींस, वियतनाम, ये सारे एशियन नेशंस है जिनके यहाँ डिस्प्यूट्स है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना यहाँ पे बहुत मेजर टेरिटरी क्लेम करता है कि हमको बिलोंग करती है।
तो इसीलिए ये भी चाइना के साथ स्टैंड ऑफ है, और ऑलरेडी हम चाइना के साथ स्टैंड ऑफ फेस कर रहे हैं, और ये भी स्टेटमेंट दिया गया। इवन सीनियर बीजेपी लीडर ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था कि वियतनाम और इंडिया को साथ में कॉपरेट करना चाहिए टू रेजिस्ट 21st सेंचुरी वर्जन ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म। तो ये मतलब चाइना को हिंट करते हुए मेंशन किया गया है। इवन एशियन इंडिया रिलेशंस के 25 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। हमने देखा कि इवन 1992 में इंडिया इजराइल रिलेशंस एस्टैब्लिश किए गए थे, और इवन फुल डिप्लोमेटिक टाइज विद एशियन भी हमने 25 इयर्स पहले 1992 में ही एस्टैब्लिश किए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो डिस्प्यूटेड रीजन है साउथ चाइना सी में, वो बताया गया है। तो ये चाइना है, यहाँ वियतनाम है। चाइना का क्लेम ये है, पूरी ये 9 डैश लाइन कही जाती है, रेड लाइन जो, तो ये पूरा रीजन वो क्लेम करते हैं। और बाकी जो स्टेट्स है, वियतनाम, फिलीपींस ने तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी चाइना को केस किया इनके अगेंस्ट, और उधर रूलिंग भी फिलीपींस के फेवर में आई। तो चाइना कहती है हिस्टोरिकली क्लेम करते हुए ये सारे आइलैंड्स, और कोर्ट ने कहा कि नहीं, चाइना को कोई हिस्टोरिकल क्लेम का कोई प्रूफ एविडेंस नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, वियतनाम का क्लेम ये, तो वो क्लैश करता है। वियतनाम ये रीजन क्लेम करती है और चाइना का क्लेम इतना है। तो ये EEZ होता है। EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी है, उसमें EEZ का प्रोविजन है कि 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम योर बाउंड्री, इतना EEZ होता है। लेकिन अगर ये रीजन कम है, अगर दो स्टेट्स है और उनके बीच में जो जगह है वो कम है, तो फिर मिड लाइन भी होता है। लेकिन जो चाइना का क्लेम है वो काफी ज्यादा है, और यहाँ पे वो आइलैंड्स को भी रिक्लेम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे आइलैंड्स, आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी। तो वो भी कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं यहाँ पे। ये मेजर रीजन है, ये पैरासल आइलैंड्स है यहाँ पे, स्पार्टली आइलैंड्स, और ये स्कार्बोरो शोर। तो ये जनरली न्यूज में रहते हैं। फिर ये डिटेल्स भी दिए गए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो द हेग है, उनके रूलिंग्स के बारे में, कि कोई हिस्टोरिकल कंट्रोल का प्रूफ नहीं है साउथ चाइना सी में चाइना का। और ये एशियन मेंबर्स है, जो 10 एशियन मेंबर्स है वो दिखाए गए। तो ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनी यहाँ छोटा सा नेशन है, और ये फिलीपींस। तो ये सारे नेशन है एशियन के मेंबर्स। फिर अगला है पर साइकिल सब्सिडाइज्ड LPG रेट हाइक्ड अप टू ₹32 पोस्ट GST। तो ये एक्चुअली रेट हाइक नहीं हुआ है, पर GST के अंदर सब्सिडाइज्ड LPG पे GST रेट है 5% का। तो इसकी वजह से काफी सारे स्टेट्स एक्चुअली LPG के ऊपर, सिलेंडर्स के ऊपर, ये 14.2 kg सिलेंडर्स होते हैं। तो ये पर सिलेंडर का प्राइस जो है वो यहाँ पे वो टैक्स नहीं लगाते थे। तो 5% से भी कम था काफी स्टेट्स में, कहीं पे 3% था। तो उस वजह से अब 5% हो गया GST में, तो प्राइस इंक्रीज हो गए उस कंटेक्स्ट में, वो है। और हर एक घर को, ईच हाउस होल्ड गेट्स 12 सिलेंडर्स फ्री। तो यहाँ पे फ्री मतलब सब्सिडाइज रेट पे मिलते हैं। 14.2 kg सिलेंडर होता है, तो ये 12 ऐसे सिलेंडर उनको सब्सिडाइज रेट्स पे मिलते हैं पूरे साल में। और इसके अंदर भी पहल स्कीम लाई गई है, तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से होते हैं, दिए जाते हैं LPG सिलेंडर्स। गिव इट अप कैंपेन भी आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनिशिएट किया था कि जिनको सब्सिडी की जरूरत नहीं है वो सब्सिडी गिव अप करें। पर एक्चुअली गवर्नमेंट को ये देना है, और बाकी इससे ज्यादा अगर सिलेंडर्स चाहिए तो वो फिर नॉन सब्सिडाइज LPG रेट पे लेने चाहिए। तो वो रेट उनके लिए GST रेट है 18%। फिर अगला न्यूज आइटम है डिस्प्ले न्यू GST प्राइसेस ऑन प्रोडक्ट्स। तो ये गवर्नमेंट ने अब कहा है, रूलिंग नोटिफिकेशन निकाला है कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर स्टिकर्स पेस्ट करने चाहिए अगर उनके प्राइसेस GST इम्प्लीमेंटेशन के बाद चेंज होते हैं। अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो फिर वो मैन्युफैक्चरर को लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देनी होगी कि प्राइस बढ़ रहा है। तो ये नोटिफिकेशन है। प्लस अगर प्राइस घट रहे तो उनको नोटिफिकेशन तो नहीं देनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट नहीं देनी पड़ेगी, पर उनको स्टिकर स्टिक करने होंगे। और ये अलाउ किया जाएगा ओल्ड स्टॉक के लिए फॉर 3 मंथ्स। तो 30 सितंबर 2017 तक ये रिलैक्सेशन है अंडर पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स। उसके बाद उनको नई MRP प्रिंट करनी होगी, ऐसे ये रूलिंग आई है। और प्लस इवन कॉमर्स मिनिस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये फीडबैक एंड एक्शन रूम एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, रेगुलेट कर रही है कि GST का स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली यहाँ फीडबैक एंड कंट्रोल रूम जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, वो यहाँ पे मेंशन बताया जाता है और स्टेप्स लिए जाते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। फिर अगला न्यूज आइटम है टैप GST फॉर जॉब्स डेटा, PM अपॉइंटेड पैनल। तो ये एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ने जो पैनल एस्टेब्लिश किया है, टास्क फोर्स ऑन जॉब्स एज सच, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो ये
नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है मिस्टर अरविंद पनागरिया। तो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। तो ये वाइस चेयरमैन के अंडर ये टास्क फोर्स बनाया गया। तो ये टास्क फोर्स का अभी जल्दी वो रिपोर्ट सबमिट भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सजेशन दिया है कि एम्प्लॉयमेंट डेटा के लिए वो जीएसटी नेटवर्क्स में जो इंफॉर्मेशन होगी उसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारे जो एंटरप्राइजेस है, गुड्स एंड सर्विसेज एंटरप्राइजेस, जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, उनको जीएसटी नेटवर्क पे रजिस्टर करना होगा। तो काफी सारी फर्म्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो इससे काफी सारा डिटेल मिलेगा एम्प्लॉयमेंट डेटा का, वो मेंशन कर रहे हैं। प्लस वो कह रहे हैं कि जो ये 5 इयर्स में एक्चुअली एनएसएसओ सर्वे करता है, एवरी 5 इयर्स एम्प्लॉयमेंट सर्वे। तो ये एम्प्लॉयमेंट सर्वे वो लास्ट जो हुआ था 2011-12 में हुआ था, और जो 2016-17 में ड्यू था उसको गवर्नमेंट ने स्किप किया था। तो एक्चुअली वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कर रहे हैं, तो ये अप्रैल से स्टार्ट हुआ है अब। तो ये टास्क फोर्स भी कह रही है कि इसको स्क्रैप कर देना चाहिए, 5 साल में सर्वे नहीं होना चाहिए, और ये जीएसटी नेटवर्क का डेटा यूज करे, और उसके अलावा ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे वो किया जाए। इवन एनुअल सर्वे ऑफ एंटरप्राइजेस भी होता है, तो वही है, ये एनुअल सर्वे ऑफ एंटरप्राइजेस करना चाहिए, और इसके लिए जीएसटी डेटा यूज किया जाए। इवन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का वो डेफिनेशन के लिए सजेशन दे रहे हैं कि जो भी पर्सनल, अगर फॉर्म 16 उनको मिलता है, मतलब फॉर्म 16 किस लिए होता है, इनकम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो अगर उनका इनकम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो रहा है तो वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में ये प्रूफ होना चाहिए। और अगर वो कोई भी इंश्योरेंस स्कीम या प्राइवेट इंश्योरेंस या पेंशन स्कीम के अंदर है तो भी वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, ये कंसिडर करना चाहिए। प्लस इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो जीएसटी नेटवर्क के अंदर नई हमको डिटेल मिलेगी, जो बाकी सब एंटरप्राइजेस है उनके लिए एवरी 3 ईयर्स सर्वे होना चाहिए। तो ये 3 इयर्स इंटरवल में उनका सर्वे होकर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डेटा मिलना चाहिए। तो ये थोड़े ब्रीफ जो व्यू पॉइंट्स है वो सामने आए। फुल रिपोर्ट सबमिट होगी तो हमारे पास ऑल डिटेल्स हो गए। फिर अगला है उदय कवर्स 97% ऑफ डिस्कॉम डेट सेंटर। तो ये उदय स्कीम है, उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। तो डिस्कॉम मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तो ये सारे स्टेट सेक्टर में है, स्टेट लेवल ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एस्टैब्लिश की जाती है। और ये देखा गया है कि ये सारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लॉस में जा रही है और इनके ऊपर बहुत सारा डेट है, इसीलिए गवर्नमेंट ने उदय स्कीम लॉन्च किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे उन्होंने देखा है कि 26 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी ने अब तक उदय स्कीम ज्वाइन कर ली है, और ये उनका टोटल आउटस्टैंडिंग डेट मिला के है 3.82 लाख करोड़। और अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यही कह रही है कि इसमें से 97% जो डेट है उसको हमने कवर कर लिया उदय स्कीम में। तो उदय स्कीम का सबसे पहला प्रोविजन है कि क्योंकि ये स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, स्टेट लेवल पे है, तो ये स्टेट्स उनका डेट टेक ओवर करे। तो ये मेन रिक्वायरमेंट यही था कि 75% डेट उनका जो है वो स्टेट्स टेक ओवर करेगी, और बाकी का रिस्ट्रक्चर जो किया जाएगा वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो अब वही गवर्नमेंट कह रही है कि ये स्कीम में काफी सारे जो डेट्स है वो रिस्ट्रक्चर भी हो गया है काफी सारा, तो ये मेंशन किया गया है। तो ये उदय स्कीम का यही मेन प्रोविजन है, एक तो जो स्टेट डेट टेक ओवर करेगी वो, फिर प्रेजेंट के लिए इवन टैरिफ जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, और फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी लानी है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के फंक्शन में, कॉस्ट ऑफ पावर कम करना है क्योंकि कॉस्ट भी काफी ज्यादा है, फिर फ्यूचर के लिए वो ये बजटरी डिसिप्लिन लाना है, और इवन इनके लिए इंटरेस्ट कॉस्ट भी अब कम किए जाएंगे, क्योंकि ये अगर वो स्टेप सही से लेंगे तो उनका इंटरेस्ट का बर्डन जो है वो भी कम हो जाएगा। तो यही यहाँ पे मेंशन किया गया उदय स्कीम की सक्सेस को। फिर अगला न्यूज आइटम है ऑफिसर्स बॉडी अपोजेस सेंट्रल बैंक सीएफओ प्लान। तो ये जो आरबीआई के अंदर ये प्रोविजन लाया गया है कि एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ अपॉइंट किया जाए। तो इवन मई 2017 में आरबीआई ने इसके लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए थे सीएफओ पोस्ट के लिए। तो ये सीएफओ पोस्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रैंक पे पोस्ट होगा, और ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से कोई होना चाहिए, आरबीआई के अंदर से नहीं होना चाहिए। तो ये इसके ऊपर ऑफिसर्स बॉडी जो है आरबीआई की वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्यों बाहर से कोई चाहिए, अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है टैलेंट तो बाहर से क्यों बुलाया जा रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो कह रही है जो अपॉइंट किया जा रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए ओपन कर रहे हैं डोर्स आरबीआई को रेगुलेट करने के लिए। तो इसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन रघुराम राजन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर के टाइम पे भी ये ऐसा ही प्रपोजल आया था, तो तभी भी प्रोटेस्ट किए गए और ये प्रपोजल को स्क्रैप किया गया। तो ये सीएफओ जो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एक्यूरेट और टाइमली प्रेजेंटेशन दे, सारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है आरबीआई का उसकी डिटेल्स वो एक्यूरेटली दे।
प्रेजेंट करेगी और इवन अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रोसीजर्स वो डिसाइड करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो रेगुलेशन है उसके साथ कंप्लायंस हो रहा है ये सारे रेगुलेशंस। तो वो सीएफओ का काम होगा। फिर अगला न्यूज आइटम है आईटी अथॉरिटीज क्लैरिफाई ऑन लोन रीपेमेंट इन कैश। तो ये जो है इनकम टैक्स अथॉरिटीज के क्लैरिफिकेशन आ रही है ऑन सेक्शन 269 एसटी। ये इंसर्ट की गई थी इन इनकम टैक्स एक्ट अंडर बजट, जो बजट 2017-18 आया उसके अंदर फाइनेंस बिल के अंदर ये प्रोविजन लाया गया था। तो ये सेक्शन 269 एसटी के अंदर अभी आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते, मतलब कैश ट्रांजैक्शन ऑफ 2 लाख और मोर इज प्रोहिबिटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। तो ये कोई भी एक पर्सन एक दिन में इतना ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, सिंगल ट्रांजैक्शन भी नहीं हो सकता और रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी हो गए वो भी अलाउड नहीं अगर पूरे सब ट्रांजैक्शंस रिलेटेड है। तो इसके अंदर इवन पेनल्टी है कि आपको 100% पेनल्टी पे करनी होगी, जितना अमाउंट आपने ट्रांजैक्ट किया 2 लाख से ऊपर उतनी पेनल्टी भी फिर आपको पे करनी होगी। तो इस रूलिंग की वजह से काफी सारे एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, वो अपना लोन रीपेमेंट जो है वो कैश में उन्होंने 2 लाख से ज्यादा है तो वो लेना बंद कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्लैरिटी आई है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने कहा कि अगर ये इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा तो इसको कनेक्टेड ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा, इसके ऊपर रिलैक्सेशन उन्होंने दिया। तो ये एक क्लैरिफिकेशन अब आया है। तो वही है, इसके अंदर एग्जेम्पशंस दिए गए थे कि अगर क्रेडिट कार्ड पेमेंट किया जा रहा है, बिल पेमेंट किया जा रहा है वगैरह, अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट को पेमेंट किया जा रहा है तो उसको इसके अंदर कैश पेमेंट अगर 2 लाख से ज्यादा होगा तो उसको इसके अंदर बाहर नहीं किया जाएगा, मना नहीं किया जाएगा, वो परमिटेड होगा। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।